नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम हिंदी व्याकरण के बारे में जो ज्ञान अर्जित करेंगे उनके बारे में हम आपके साथ रूबरू हो रहे हैं, साझा हो रहे हैं। तो देखिए, आज की क्लास चलाएंगे हम लोग वो हिंदी व्याकरण की वर्ण और वर्णमाला से संबंधित। आइए। हिंदी व्याकरण, हमें पहले जानना है व्याकरण किसे कहते हैं, क्या है व्याकरण। तो देखें, किसी भी भाषा को, किसी भी भाषा भाषा चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो या संस्कृत हो, उनका हम लोग व्यवस्थित अध्ययन किस प्रकार करेंगे, क्रमबद्ध अध्ययन कैसे करेंगे, या उनका नियमबद्ध जो अध्ययन है। तो भाषा का व्यवस्थित, क्रमबद्ध और नियमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। एक बार व्याकरण की परिभाषा से हम रूबरू होते हैं। किसी भी भाषा का व्यवस्थित, क्रमबद्ध और नियमबद्ध अध्ययन है वो व्याकरण कहलाता है। अब बात करते हैं कि व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है। तो हम अपने छोटे स्तर की बात करें और मोटे तौर पर देखें तो व्याकरण को हम 3 भागों में बांटते हैं। व्याकरण को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। इसका पहला पार्ट है वो है वर्ण, दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य। व्याकरण को हम 3 भागों में बांटते हैं मोटे रूप में, वर्ण, शब्द और वाक्य। आज हम वर्ण से संबंधित अध्ययन करेंगे। वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं और वर्णमाला किस प्रकार बनती है और हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है। तो हम लेते हैं वर्ण की बात। वर्ण, देखो, भाषा के 2 रूप हैं, एक मौखिक रूप, दूसरा लिखित रूप। भाषा की वर्ण है वो भाषा की एक इकाई है और हम कहेंगे भाई ये सबसे छोटी इकाई है। आपसे अगर पूछ ले भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आंसर है वर्ण। अब मौखिक रूप से अगर देखें तो हमने जो बोला है, जो मैंने आप तक बोला, जैसे अ, क, ब, ज, जो भी मैंने वर्ण बोला है, उस मौखिक रूप को हम बोलेंगे ध्वनि। और इसका दूसरा नाम है अक्षर। अक्षर जिसका क्षय नहीं हो, क्षय का मतलब है नाश नहीं हो, विनाश नहीं हो, जो नष्ट नहीं हो, जो नष्ट नहीं हो, उन्हें बोलेंगे हम लोग अक्षर। और लिखित रूप है, इनको कहेंगे हम लोग वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, उसका उत्तर रहेगा वर्ण। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो उसे कहेंगे ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई यानी बोली गई, तो वो कहलाएगी वर्ण, सॉरी, ध्वनि। और ध्वनि का दूसरा नाम है अक्षर। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, उसे कहेंगे वर्ण। तो बात करते हैं वर्ण की। तो एक तो बात हमने कही भाई भाषा वर्ण को अक्षर कहते हैं, वर्ण का दूसरा नाम है अक्षर, जो मौखिक रूप में जिसका क्षय नहीं हो, जिसका विनाश नहीं हो। और जिस प्रकार हम बात करें तो ध्वनि या अक्षर है वो आत्मा है और वर्ण है वो शरीर है। अक्षर को आत्मा कहा जाता है, वर्ण को शरीर कहा जाता है। यानी जैसे मैंने अ बोला, वो नजर नहीं आया, वैसे आत्मा भी दिखाई नहीं देती है। और जैसे मैंने अ लिखा और वो आपको दिखाई दिया, तो शरीर दिखाई देता है, आत्मा दिखाई नहीं देती। वैसे ही मौखिक रूप जो ध्वनि अक्षर है उसे आत्मा कहेंगे, लिखित रूप
सबसे छोटी इकाई के रूप में है उसे वर्ण कहेंगे। वर्ण का मतलब है शरीर। अब हम बात करते हैं कि वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है। वर्ण, हिंदी में वर्ण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर और व्यंजन। देख, स्व शब्द क्या कह रहा है? स्वर शब्द कह रहा है स्व। स्व बोले तो स्वतंत्र। स्वर, स्वर का आगे वाला देखे, दो वर्ण देखे, स्व। स्व का मतलब स्वतंत्र यानी स्वयं। जैसे स्व, स्वतंत्र, स्वर। अब देखो, स्वर का मतलब है वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित हो। अर्थात जिसके उच्चारण में किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं हो। उसे तो कहेंगे स्वर। अब इसके विपरीत चले जाएं कि वे वर्ण जिसको उच्चारित करेंगे तो आवश्यकता किसकी पड़ेगी? स्वर की। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से उच्चारित हो। स्वरों की सहायता से उच्चारित हो, अर्थात जिनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं हो। या फिर स्वतंत्र उच्चारण में बाधा उत्पन्न हो। व्यंजन को बोलने के लिए आवश्यकता पड़ेगी स्वर की। स्वर साथ में होगा तो ही व्यंजन रूप है वो हमारे सामने आएगा। तो स्वर वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित हो, जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़े, उसे तो बोलेंगे वर्ण, स्वर वर्ण। और वे वर्ण जिन जो स्वरों की सहायता से व्यंजन के उच्चारण के लिए आवश्यकता रहेगी स्वरों की, और स्वरों के बिना व्यंजन वर्णों का अस्तित्व नहीं के बराबर। तो इसलिए ध्यान रहे, स्वर वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित होते हैं और व्यंजन वर्ण जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। अब हम बात करते हैं स्वरों की कि हिंदी में स्वर कितने हैं। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, स्वरों की नहीं, वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या जो है वो 52 थी। और मानद हिंदी निदेशालय ने 2025 में एक वर्ण को और स्वीकृति प्रदान करती है और अब ये हो गई है 53। इंपोर्टेंट सवाल बन सकता है अभी आने वाले छोटे जैसे एग्जाम होते हैं, प्री एग्जाम, BSTCA, अपने PTET का प्री एग्जाम है, उसमें इस प्रकार का सवाल पूछा जा सकता है। ये नया क्वेश्चन बनाया अभी कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है। तो 52 थी और 2025 में एक और वर्ण जोड़ दिया गया है और वो वर्ण है अल। इस प्रकार लिखा जाता है जैसे हम बोलते हैं ना, उच्चारित करते हैं, जैसे होली, जैसे दिवाली, सगड़ा। तो ये वर्ण है, इसको मानद हिंदी निदेशालय ने 2025 में मानक वर्ण के रूप में स्वीकृति प्रदान की है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, ध्यान रहे 53वां जो मानक वर्ण है वो कौन सा है। अब दूसरी बात करें तो मानक वर्णों की संख्या, मानक वर्णों की संख्या
बढ़कर अब हो गई है 53। और मूल वर्णों की संख्या, मूल अलग है और मानक अलग है। आपसे पूछ ले मूल वर्ण कितने हैं, तो मूल वर्ण आपको बताने 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन है, 44। यानी 44 जो वर्ण है वो हिंदी में मूल वर्ण माने गए हैं। मानक वर्णों की संख्या 53, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 53। अब हम बात करते हैं स्वर वर्ण की। स्वर वर्ण, स्वर वर्णों की संख्या 11। स्वर वर्णों की संख्या 11, पर स्वरों को हम लोगों ने दो भागों में बांट रखा है। 11 को भी हम दो भागों में बांटते हैं। पहला मूल वर्ण, मूल स्वर, मूल स्वर, और दूसरी तरफ हम बात करेंगे संधि स्वर। मूल स्वरों की संख्या हो गई है अपने 4, संधि स्वरों की संख्या होती है 7। 7 + 4 = 11, यानी कुल मिला के स्वरों की संख्या है 11। उनमें मूल वर्णों की संख्या 4, संधि स्वर की संख्या 7। मूल स्वर, मूल स्वर कौन कौन से हैं देखें, अ, ई, उ और री, ये 4 वर्ण हैं वो मूल स्वर के अंतर्गत आते हैं। अब देखें, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ, ये 7 जो स्वर वर्ण हैं वो संधि स्वर है। अब देखें, आ से, ई से, उ से, ये तीनों के तीनों अपने दीर्घ संधि में आते हैं। दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा होना। ए, ए और ओ, ये जो दोनों हैं वो आपको गुण संधि में देंगे, और इधर ऐ और औ, ये दोनों आपको वर्धी संधि में देखने को मिलेंगे। तो देखें, आ, ई, उ, ये तीनों दीर्घ स्वर हैं। ए और ओ ये गुण स्वर वर्ण है, और ऐ और औ ये वर्धी स्वर वर्ण है। इनको हमने मूल स्वर कहा है। मूल स्वर का दूसरा नाम देखें, वो है लघु स्वर। मूल को लघु कहते हैं, तो संधि को, संधि स्वर को दीर्घ कहते हैं। मूल का नाम यदि लघु है तो संधि का नाम दीर्घ है। मूल को एक मात्रिक कहते हैं, एक मात्रिक। तो संधि स्वर को द्विमात्रिक कहते हैं, द्विमात्रिक। मूल स्वर को, मूल स्वर को यदि हम लोग रिश्व स्वर कहते हैं, रिश्व, तो संधि को हम गुरु कहते हैं। देखो, लघु, गुरु, रिश्व, दीर्घ, एक मात्रिक, द्विमात्रिक। लघु, गुरु, रिश्व, दीर्घ, एक मात्रिक, द्विमात्रिक। और इनको मूल स्वरों को यदि मूल स्वरों की बात करें तो इनकी संख्या 4 है, अ, ई, उ और री। संधि स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इनको हम लोग संयुक्त स्वर भी कहते हैं, संयुक्त स्वर। इनको संयुक्त स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि अ और आ के योग, अ और अ के योग से, या अ या आ के योग से आ बना है। ई या ई, ई या ई, ई या ई, या ई या ई के योग से ई बना है। तो
दो के संयोग से जब तीसरा बना है इसलिए इनको संयुक्त स्वर भी कहते हैं। तो संधि स्वर जिनकी संख्या 7, इन्हें दीर्घ भी कहते हैं, द्विमात्रिक कहते हैं, गुरु कहते हैं, संयुक्त कहते हैं। अब बात करते हैं हम संयुक्त की कि भाई इन्हें संयुक्त क्यों कहते हैं, क्या कारण है संयुक्त का। तो बात चल रही है स्वरवर्ण की। स्वरवर्ण में हमने बात की है संयुक्त वर्ण की। संयुक्त वर्णों की संख्या हमने बताई थी 7। अब ये संयुक्त वर्ण है, इनको भी दो भागों में बांटा है। एक तो सजातीय यानी समान जाति वाले, दूसरा विजातीय यानी असमान जाति वाले। तो जिनकी संख्या हमने कितनी बता रखी है 7। कौन कौन सी? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। अब देखें सजातीय में कौन है कि सजातीय में आ है, ई है और उ है। विजातीय में ए है, ऐ है, ओ और फिर औ। सजातीय कैसे है? तो दीर्घ संधि का एक नियम पढ़ते हैं हम लोग। ये सारे के सारे दीर्घ संधि के अंतर्गत ही नियम बनते हैं। जब संधि पढ़ेंगे ना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि संधि दो वर्णों का मेल है और हम लोग वर्ण पढ़ रहे हैं। देखिए अ या आ के बाद, यदि अ या आ आता है, ये दीर्घ संधि का नियम के अनुसार वो आ बन जाता है। यानी अ के बाद अ आए या फिर अ के बाद अ आए या फिर अ के बाद आ आए, या आ के बाद अ आए या फिर आ के बाद आ आए, बनेगा क्या? आ। तो देखो अ और आ एक ही जाति के हैं, इसलिए इनको कहा जाता है सजातीय वर्ण। अब देखो सजातीय वर्ण है, किसमें आ रहा है? संयुक्त वर्ण में। संयुक्त वर्ण इसका मतलब है इन्हें संधि वर्ण कहते हैं। इसका मतलब ये स्वर वर्ण है और स्वर वर्ण की संख्या 11 है। 11 में से 4 जो वर्ण हमने बताए थे वो मूल वर्ण थे। मूल कौन से? अ, ई, उ और री। ये दीर्घ संधि का नियम है आवना। ऐसे ही यदि ई या ई के बाद ई या ई आए तो वो ई हो जाती है। ये दीर्घ संधि का दूसरा मूल नियम है। तो देखें ई के बाद ई का आना या ई के बाद बड़ी ई का आना, या फिर ई के बाद ई का आना या ई के बाद ई का आना, बनेगा क्या? ई। यह भी दीर्घ संधि का नियम है। दीर्घ संधि के मूल 3 नियम है और 3 नियमों में ये 4 उपनियम बन रहे हैं। ऐसे ही देखें उ या उ के बाद उ या उ का आना, बनेगा क्या? उ बनेगा। यह भी दीर्घ संधि के नियम के अंतर्गत आता है। तो देखें जो सजातीय स्वर हैं इनमें जो योग बन रहा है वो एक ही जाति के स्वरों का बन रहा है, स्वर वर्णों का बन रहा है, इसलिए इसका नाम रखा गया है सजातीय यानी समान जाति वाले। इधर देखें बी जाति में क्या है कि अ या आ के बाद ई या ई आए,